अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनएमडी का बिगर शॉर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है पैरासाइटिक नेचर ऑफ द वायरस। वायरस के बारे में ये लिखा है कि पैरासाइटिक इन नेचर है। पैरासाइटिक इन नेचर का मतलब ये है कि किसी न किसी होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। आउटसाइड द सेल वायरस जो होता है वो जिंदा नहीं रह सकता, या डोरमेंट पीरियड में या इनएक्टिव पीरियड में वो एंटर हो जाता है। नेक्स्ट लिखा कि दे आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर होस्ट। हाईली स्पेसिफिक टू देयर होस्ट का मतलब ये कि हर वायरस का एक स्पेसिफिक होस्ट में फंक्शन होता है। अगर वो वायरस किसी दूसरी होस्ट में एंटर होता है तो वहाँ पे उसका कोई फंक्शन नहीं होता। जैसे मैंने आपको पीछे एड्स की मिसाल दी थी। एड्स की जब हमने लाइफ साइकिल ऑफ HIV पढ़ा था तो मैंने कहा था कि मंकीज़ में भी जो है वो HIV का साइकिल जो होता है वो एंटर होता है, मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वहाँ पे डिजीज़ काजिंग नहीं होता, क्योंकि वायरस जो HIV का लाइफ साइकिल है वो स्पेशल किसके लिए स्पेसिफिक है, ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिक है, नॉट इन द मंकीज़। आगे लिखा हुआ है कि बैक्टीरियोफेज का वायरस जो होता है वो सिर्फ बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है वो सिर्फ टोबैको प्लांट्स को इफेक्ट करता है। इसी तरह हमारे पास रेबीज़ का वायरस जो होता है वो सिर्फ मेमल्स को इन्फेक्ट करता है। सम ह्यूमन वायरसेस इवन स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर टिश्यू। कुछ ह्यूमन वायरसेस जो होते हैं वो इतने स्पेशल हैं, इतने स्पेसिफिक है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टिश्यू में भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। जैसे HIV का वायरस जो है वो सर्टेन टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स में ही एंटर होगा। पोलियो वायरस जो है वो स्पाइनल नर्व सेल्स में एंटर होगा। और हेपेटाइटिस वायरस जो है वो सिर्फ लिवर सेल्स को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट लिखा है कि वायरस ऑनली लिवर सेल्स। ह्यूमन कोल्ड वायरस इसी तरह उसकी मिसाल दी जा रही है कि वो सिर्फ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा। वायरसेस के बारे में लिखा हुआ है कि उनके पास स्पेशल प्रोटीन साइट्स हैं उनकी सरफेस पे, जिसके ज़रिए से वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होस्ट सेल के साथ ही बाइंड होते हैं। यानी वायरसेस के पास एक ऐसे स्पेशल प्रोटीन स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स का मतलब होता है एक नुकीला स्ट्रक्चर, कांटेदार स्ट्रक्चर जैसे होता है वैसे कहा जा रहा है कि एक स्पेशल किस्म के उनके पास स्पाइक्स हैं और वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रिसेप्टर पे ही बाइंड होते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ द अटैचमेंट डिटरमाइंस द होस्ट रेंज ऑफ द वायरस। रेंज को डिटरमाइन करता है। कुछ वायरसेस की रेंज जो है वो नैरो है, कुछ वायरसेस की रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है। मिसाल दी जा रही है कि पोलियो वायरस जो है वो सिर्फ ह्यूमन और प्राइमेट्स में ही एंटर होता है, लेकिन रेबीज़ वायरस जो होता है जिसकी वाइड रेंज है वो तमाम तरह के मेमेलियन सेल्स में एंटर होता है। जबकि पोलियो का वायरस जो है वो उसकी नैरो रेंज है, इसलिए वो स्पेसिफिक सेल्स में ही स्पेसिफिक ह्यूमन सेल्स में ही एंटर होता है। वायरसेस मस्ट रिक्वायर द होस्ट सेल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। यानी वायरसेस को जो है अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट सेल रिक्वायर है, यानी किसी ना किसी होस्ट के अंदर दाखिल होना ज़रूरी है। बिकॉज वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि वायरसेस आउटसाइड द लिविंग सेल जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर सकते। वायरस के बारे में लिखा हुआ है कि इनफेक्ट ऑल सोर्ट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम बैक्टीरियल सेल टू द ह्यूमन सेल। बैक्टीरियल सेल से लेकर ह्यूमन सेल तक जितने भी सेल्स हैं उन तमाम सेल्स को वायरस इन्फेक्ट करता है। एन आइसोलेटेड वायरस इज अनएबल टू रिप्रोड्यूस। देन लिखा है कि एन आइसोलेटेड वायरस इज अनएबल टू रिप्रोड्यूस और टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट इन्फेक्ट इन होस्ट सेल। आइसोलेटेड वायरस का मतलब होता है कि ऐसा वायरस जिसको हमने कहीं से निकाल दिया, कहीं से आइसोलेट करके या कट करके निकाला है, वो भी अनएबल होता है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर सकता, सिर्फ ये करता है कि अपनी होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी आपके पास जो एक आइसोलेटेड वायरस होता है वो भी किसी काम का नहीं होता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसे बाहर निकाल दिया है। सिर्फ और सिर्फ वो अपने होस्ट सेल को इन्फेक्ट ही कर सकता है। अच्छा, हम ये पढ़ेंगे कि रीज़न क्या है, वायरसेस को क्यों चाहिए अपनी होस्ट सेल, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उन्हें होस्ट सेल की ज़रूरत क्यों होती है। इसलिए होती है कि वायरसेस के पास इंजाइम्स नहीं होते और राइबोसोम्स नहीं होते प्रोटीन्स को बनाने के लिए, यानी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी को चलाने के लिए उनके पास इंजाइम्स और प्रोटीन्स नहीं हैं। इसलिए वो किसी होस्ट सेल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं ताकि जो होस्ट से जो है वो प्रोटीन्स और इंजाइम्स ले, राइबोसोम्स और इंजाइम्स लें और प्रोटीन्स बना सकें। ये रीज़न बताई जा रही है लास्ट में। ठीक है कि सर्वाइवल ऑफ वायरस इनसाइड द होस्ट सेल। कहा जा रहा है कि जाहिर सी बात है हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हम वायरस को एंटर नहीं होने देते, लेकिन समटाइम्स फिर भी हमारी बॉडी में वायरस एंटर हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि वायरस इन 7 तरीक़ों के ज़रिए से आपकी बॉडी में एंटर होता है। ब्लॉकिंग द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को अगर आपको इम्यून सिस्टम का चैप्टर याद हो तो मैंने आपको वहाँ पर पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ द प्रोटीन्स। वहाँ पर आपके पास 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स थे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ एक्टिवेशन, जब आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ एंटर होती थी, कोई भी वायरस के एंजाइम्स एंटर होते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता था। अब वायरस कैसे एंटर होंगे? उस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ प्रोटीन को ब्लॉक करके एंटर होंगे।
यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर टू एंटर द बी लिम्फोसाइट्स, आपके बी लिम्फोसाइट्स में एंटर होने की कोशिश करेंगे। और आपको अच्छे से याद है कि मैंने इम्यून सिस्टम में आपको बताया था कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया गया है और वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के रिसेप्टर को यूज़ करके बी लिम्फोसाइट्स में एंटर हो चुके हैं। ठीक है कि इनहिबिटिंग द इंटरफेरोन इंड्यूस्ड एंटीवायरल रिस्पॉन्स, इंटरफेरोन के बारे में भी हमने आपको बताया था कि नेचुरल किलर सेल्स के साथ मैंने आपको इंटरफेरोन के इम्यून सिस्टम का टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि ये भी आपके जो होते हैं आपकी जब वायरस एंटर होता है या कोई आपकी फॉरेन पार्टिकल एंटर हो चुका है तो ये उसको एक्टिवेट हो जाते हैं। बेहतर है कि इस सर्वाइवल ऑफ वायरस इनसाइड द होस्ट सेल को पढ़ने से बेहतर है पहले आपने इम्यून सिस्टम की उस वीडियोज़ को देख लो जो मैंने वहाँ पे प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, तब आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस और रिस्पॉन्स टू साइटोकाइंस, ये भी इम्यून सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है जो हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। एंटर करने से हमारे एक्टिवेट करता है सिस्टम को जब हमारे फॉरेन पार्टिकल में कुछ चीज़ एंटर होती है। सप्रेसिंग द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन है, आपने देखा होगा कि बी सेल और टी सेल की एक्टिवेशन में इसका एक मेजर रोल है, तो उसको भी सप्रेस कर देते हैं, उसकी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। रिड्यूसिंग द बी सेल एक्टिवेशन, बी सेल को एक्टिवेट नहीं होने देते हैं। और आपको पता है कि बी सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो वो विद इन द वेरी शॉर्ट टाइम, विद इन द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि वो वायरस से लड़ सकें। तो मेरी बात ये कहने का मतलब ये है बी सेल एक्टिवेशन का कि बी सेल जब एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो ना हमारे पास मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होंगे और ना हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सकेंगी, तो वो वायरस से लड़ नहीं पाएंगी। नेक्स्ट 7वीं चीज़ ये बताई जा रही है कि चेंजिंग देयर ऑन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सो रैपिडली दैट वैक्सीन और एंटीबॉडीज ऑफ द होस्ट अगेंस्ट बिकम इनएफेक्टिव। उसने कहा कि वायरस अपनी हुलिये लगातार अपना बेस बदल के आते हैं ताकि कोई भी वैक्सीन कोई भी एंटीबॉडी उन्हें पहचान ना सके और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जा सके। यानी आप जो मेडिसिन खाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपका इन्फेक्शन इतना स्वेयर हो जाता है कि आप किसी भी मेडिसिन लेने से वो ठीक नहीं हो रहे होते। वो ये होता है कि आपका वायरस अंदर से इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उसको बार बार तरीका आ गया कि वो अपना बेस बदल के कैसे एंटर हो सकता है आप में, वो बेस बदल के एंटर होता रहता है और वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ जो होती हैं वो नाकारा हो जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस के बारे में भी आपको पता हो अगर, तो हमने कहा था कि कोरोना वायरस की जितनी भी लहरें आ चुकी हैं, जितनी भी वेव्स हैं, उनमें वो बेस बदल बदल कर आता है, इसलिए हमारी वैक्सीन भी थोड़ी इनइफेक्टिव थी, इतना काम नहीं कर रही थी, तो वो बेस बदल कर काम आते हैं, इसलिए इस वजह से हमारे पास वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ इनफेक्टिव होती हैं। फिर भी अगर आपको सर्वाइवल ऑफ वायरस इनसाइड द होस्ट सेल नहीं समझ आता है तो आप पहले जाके प्ले लिस्ट में इम्यून सिस्टम की वीडियोज़ को सर्च कीजिए और वहाँ से आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये इंटरफेरोन, साइटोकाइंस, बी सेल की एक्टिवेशन, टी सेल की एक्टिवेशन, ये सब चीज़ें इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर रही हैं, आपके फॉरेन पार्टिकल या वायरस को एंटर होने में कैसे मदद कर रही हैं। और वायरस इन तमाम चीज़ों को ब्लॉक करके आपके अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ लिखा हुआ है कि वायरस कैन पास अनफेवरेबल कंडीशंस आउटसाइड द होस्ट, वो आउटसाइड द होस्ट, जाहिर सी बात है होस्ट के बाहर वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, अनफेवरेबल कंडीशंस ही होंगी। लिखा कि वायरसेस अनलाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट नीड फूड टू सर्वाइव, वायरसेस को जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत नहीं है। दे रिमेन डोरमेंट और इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी के बाहर वो इनएक्टिव स्टेट में पाई जाते हैं। बीइंग टाइनी दे आर नॉट थ्रेटन्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस इतने छोटे होते हैं कि इनको और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इन पर हमला नहीं कर सकते। वायरसेस सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से डरते हैं? पीएच और टेम्परेचर से, क्योंकि पीएच और टेम्परेचर इनको डीनेचर कर देगी, इनको तबाह कर देगी। ठीक है। Virulence of the virus outside the host is maintained for a certain period of the time and the time period depends on what the virus is और pH and temperature of the medium। उसने कहा कि आउटसाइड द होस्ट जो होता है, जाहिर सी बात जो इनएक्टिव स्टेट है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम के लिए मेंटेन रहती है। आउटसाइड द होस्ट वो काफ़ी टाइम तक जो होते हैं वो रह सकते हैं, लेकिन उनका रहना किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उनको pH ना मिले, उनको कहीं से टेम्परेचर ना मिले और वायरस की खुद की कितनी कैपेबिलिटी है। अगर इन तमाम चीज़ों पर वो काबू पाने में कामयाब रह जाता है तो वायरस pH में, टेम्परेचर में और उसकी अपनी जो एक नेचर है उसमें वो काबू पाने में कामयाब रह जाता है, तो वायरस आउटसाइड द होस्ट जो होता है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो स्टेबल रह सकता है। देखा कि वायरस आउटसाइड द होस्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, वो डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं क्योंकि उनकी बाहर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन जो वायरस का जीनोम होता है, याद रखिएगा जो जीनोम वर्ड है, इसकी जेनेटिक वर्ड से रिलेटेड जो जीनोम वर्ड है वो आउटसाइड द होस्ट होता है वो लॉन्ग टाइम तक जिंदा रह सकता है। इसमें भी आगे इसकी फर्दर टाइप से नॉन इन्वेलप्ड वायरस और इन्वेलप्ड वायरस को उन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया है। अब देखिए नॉन इन्वेलप्ड वायरस के बारे में लिखा गया है कि वो ज़्यादा लंबे अरसे तक बाहर रह सकते हैं, होस्ट के बाहर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इन्वेलप्ड वायरस जो होते हैं वो सिर्फ शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम के लिए बाहर जिंदा रह सकते हैं, होस्ट से बाहर जिंदा रह सकते हैं। दिस इज बिकॉज मेनी इन्वेलप्ड वायरसेस रिलाई ऑन द प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन टू अटैच टू द होस्ट सेल।
रीज़न ये बताई जा रही है कि इन्वेलप्ड वायरसेस ज़्यादा अरसे तक जिंदा क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि वो प्रोटीन्स पे डिपेंड करते हैं जो उनको होस्ट सेल के साथ अटैच करती है। दिस इन्वेलप इज जनरली सेंसिटिव टू द ग्रेडेशन ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द सनलाइट एंड नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसीजर्स। ये जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं जो हमारे प्रोटीन्स पे डिपेंड करते हैं, वो असल में किस चीज़ से सेंसिटिव होते हैं, उन्हें किस चीज़ से डर लगता है, उन्हें सनलाइट की डिग्रेडेशन से डर लगता है। अगर सनलाइट की रोशनी उन पर पड़ जाए तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसीजर्स का मतलब ये है कि अगर आपके हाथ या इस तरह की चीज़ों पे कई वायरस है तो आप हाथ धो लेते हैं, तो आपके हाथ धोने से वो तमाम वायरस जो होते हैं क्लीन हो जाते हैं, तो तब भी वो एंटर नहीं हो सकते। नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसीजर इस सेंस में कहा जा रहा है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।